Hi everyone, I'm Sneha and I'm currently doing my MTech in Computer Science and Automation from Indian Institute of Science, Bangalore. And today I'm going to talk with someone जिनकी academic journey काफ़ी interesting रही है. And I'm sure many of you can take some inspiration from his journey. So I'd like Karan to give a brief introduction about him so that I can ask him some question that I'm really curious about. So hello everyone, my name is Karan Gujarati and I am currently here in the CTS second year and I have done my BTech in Mechanical Engineering in 2015. After that I have worked in the Alembic Pharmaceutical private firm like about 3.5 years, and then I decided to take a drop and to prepare for the further exams. So I decided to go for the UPSC and GATE. So मैंने प्रिपेयर करना चालू किया, तो then I enrolled in the Made Easy Delhi Center and वहाँ पे 1 साल तक मैंने कोचिंग की. उसके बाद लॉकडाउन आ गया. दैन 21 में मैंने गेट फिर से दिया, तो उसमें मेरी AR 11 थी, तो फिर मैंने यहाँ पे सीरियस ज्वाइन करने का सोचा. तो क्योंकि आपकी AR 11 थी, तो मुझे पता है मैकेनिकल में लोग बहुत वर्क हार्ड करते हैं गेट में एग्जाम आने के लिए जस्ट टू गेट इनटू PSU. तो आपने कैसे, मतलब क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे आपने PSUs के लिए किया होगा, आई एम श्योर, कि कैसे ये ट्रांजिशन हुआ टू सीरियस डिपार्टमेंट? तो मेरा प्राइवेट फर्म में मैं ऑलरेडी 3 साल काम कर चुका था, तो मुझे थोड़े वहाँ के कॉन्स पता थे कि एक तो मेन डिसऑर्डर था पे स्केल का, कंपेयर टू IT सेक्टर उनके पे स्केल बहुत कम रहते हैं. फिर दूसरा एक तो आप मैकेनिकल फर्म में मैकेनिकल पोजीशन में या मैकेनिकल के अंदर. तो सेकंड कॉन्स व्हाट वाज कि एक तो जॉब लोकेशन जो आपका होता है वो बहुत रिमोट लोकेशन होता है आपका. अगर आप में PSU कोई भी चूज भी कर लेता तो मैकेनिकल के अंदर आप यू विल गो फॉर द रिफाइनरी प्लांट और पावर प्लांट्स. तो इन सब की एकदम से रिमोट लोकेशन से होते, तो आप एकदम से कट ऑफ हो जाता अपनी फैमिली से सबसे. तो 2-3 रीजंस थे मेरे लिए, तो मैंने जॉब स्विच करने का सोचा उस टाइम पे. ऑल्सो पैसा इज द वन फैक्टर यू कैन से. सो फाइनली आप IISc में कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस में सेकंड ईयर के स्टूडेंट. यस. तो मैं पूछना चाहूँगी कि कैसे आपने मन बनाया कि आपको कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस करनी है, इसमें आपका मन कैसे बना? सो जहाँ पे मैं कोचिंग ले रहा था मेड इजी में, वहाँ पे हमारे एक प्रोफेसर से जो कि उन्होंने यहाँ से IISc के अंदर ही एक ब्रांच से मास्टर्स किया था, तो उन्होंने हमें बताया था फर्स्टली ये इंस्टीट्यूट के बारे में. तो मुझे तभी उन्हीं से पता चला था कि IISc करके कोई इंस्टीट्यूट भी है. तो फिर मैंने रिसर्च किया, उन्होंने बताया था कि ये 2-3 CDS वगैरह है जो मैकेनिकल वाले भी उसमें एनरोल कर सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है. तो फिर मैंने उसमें थोड़ा और रिसर्च किया, तो पता चला कि जॉब भी अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है, तो सारे फैक्टर पॉजिटिव थे. तो देन आई गो फॉर इट. ओके, सो मैं पूछना चाहती हूँ कि व्हाट आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर गेट मैकेनिकल स्टूडेंट अदर देन PSUs? PSUs अगर आप ओपनिंग करते तो आप एक तो मास्टर्स कर सकते हो, या तो आप इसरो के वगैरह का एग्जाम है वो, तो इसरो बार्क DRDO से भी आपको कॉल आ सकती है डायरेक्ट गेट थ्रू. तो ये 2-3 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास. और जैसे अगर मास्टर्स करना हो तो जैसे CDS है, और क्या अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं? तो आफ्टर सीरीज में सेकंड प्रेफरेंस वाज द एरोस्पेस. तो उसमें मेरा एक इंटरेस्ट था पहले से इसरो वगैरह के अंदर. तो अगर CDS नहीं मिलता तो मैं फिर एरोस्पेस की तरफ जाता. बाकी यहाँ पे बहुत सारी अच्छी ब्रांच है. एरोस्पेस के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, वो भी अच्छा ब्रांच है. तो पर जिनको IT में ट्रांजिशन करना है उनके लिए सीरीज इज द बेस्ट ऑप्शन. वरना अब मैकेनिकल से हो तो, बाकी इलेक्ट्रिकल से हो तो आप में भी AI के अंदर एनरोल कर सकते हो, बट मैकेनिकल के लिए सीरीज इज द बेस्ट ऑप्शन. ओके, सो मैं पूछना चाहती हूँ सीरीज में गेट स्कोर तो आपका आ गया मैकेनिकल में AR 11, उसके बाद और भी कोई प्रोसेस होती है टू गेट एनरोल्ड इन दिस कोर्स? हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपके रैंक के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आपका एक रिटन एग्जाम होगा, एंड देन वन ओरल इंटरव्यू होगा. हमारे टाइम पे तो ऑनलाइन हुआ था पूरा कोविड लॉकडाउन की वजह से, बट अभी ये इन पर्सन होता है दोनों चीज़. तो ये 2 टेस्ट है. ओके, सो फॉर इंटरव्यू, क्योंकि गेट तो अपने मैकेनिकल से प्रिपेयर करा, पर रिटर्न और इंटरव्यू में किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी थी CDS की? तो उन्होंने सिलेबस प्रोवाइड कर दिया था हम लोगों को. तो उसमें ऐसा था कि आपका गेट लेवल तक का प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर अलजेब्रा पूछेंगे आपसे, और बेसिक कोडिंग आपको आनी चाहिए. उनको पता आप मैकेनिकल से हो तो इन डेप्थ आपको वगैरह नहीं पूछेंगे, लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ऐसा हाई क्या बोलते हैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे. बट बेसिक कोडिंग आपको आना चाहिए, मतलब बेसिक फॉर लूप, इफ एल्स लूप, आप कंडीशंस लगा सको. बेसिक प्रोग्राम्स हैं जैसे मिन मैक्स नंबर फाइंड करना, ऐसा सब बेसिक प्रोग्राम है. ऐसा एल्गोरिथम आपको बनाना आना चाहिए, बस बेसिक कोडिंग का. और फिर इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के भी सेम चीज़ें थी. आपको वही गेट लेवल तक का ही लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटीज वगैरह पूछेंगे, और एक आध हैंड रिटन आपको सूडो कोड बनाने के लिए बोल देंगे यहाँ पे कि
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी कोड है, सूडो कोड लिख के दीजिए, बस स्टार्ट कर दीजिए। That's all. तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका बीटेक मैकेनिकल से आपने 2015 में पास आउट किया, तो क्या आपने कभी कोडिंग करा था यहाँ आने से पहले? नेवर मैं मैकेनिकल में भी वहाँ पे तो हमारे एक तो सब्जेक्ट थे, बट उसमें मैंने खास आई वाज वेरी वीक इन द कोडिंग, सो बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया था उसका। तो जब मुझे पता चला कि सीरियस का कोई ब्रांच है वहाँ पे एनरोल करते हैं आफ्टर गेट, तो हमें रिजल्ट के बाद 3-4 महीने मिल जाते हैं प्रोसेस, आपको अगर एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे, तो 3-4 महीना इज मोर देन इनफ आपको अगर बेसिक सीखना है। तो मैंने यूट्यूब में ऑनलाइन पूरा DSA सी लैंग्वेज के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि नॉन सीरियस है तो ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, बेसिक है, सीख जाओ 3-4 महीने। क्योंकि यहाँ पे मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको भी कोडिंग डिफिकल्ट लगती है। Yes. तो इतना भी टफ कंपटीशन नहीं है आपका Yes, सीएस right. के बच्चों के साथ, ठीक है? तो ओके, अभी आप सीडीएस डिपार्टमेंट में हैं, तो आप कुछ बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं इस डिपार्टमेंट में? यहाँ पे मेनली हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, जो कि अपना बीटेक लेवल से थोड़ा एडवांस होता है। बीटेक के अंदर अपन से बेसिक लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आके एडवांस लीनियर अलजेब्रा वगैरह पढ़े हैं। फिर प्रोबेबिलिटीज़ भी थोड़ा डेप्थ में आता है यहाँ पे पूरा। उससे अलावा न्यू सब्जेक्ट्स में पूरा मशीन लर्निंग था, क्लासिकल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह सब यहाँ पे पढ़े। और मेरा यहाँ पे मेडिकल इमेजिंग का काम होता है, तो उनके थोड़े बहुत सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे। तो जैसे आपका कुछ क्राइटेरिया है कि इतने हार्डकोर सब्जेक्ट सीडीएस के आपको लेने हैं और फिर आप ऑप्शन ले सकते हैं, तो क्या सीन है? तो 5 सब्जेक्ट रहते हैं इनके हार्डकोर रहते हैं, बाकी इलेक्टिव्स और सॉफ्ट कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो इलेक्टिव्स में आप दूसरे ब्रांच के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं आपको अगर इंटरेस्टेड है। तो जैसे कि हमने सेकंड सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में भी मोस्टली मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वालों के लिए थे। तो फ्रीडम रहता है यहाँ पे पूरा, आपको अपने हिसाब से कोर्स सिलेक्ट करना। बस क्रेडिट खत्म करने आपको 36 क्रेडिट होती है कोर्सेज की, और 28 होता है अपना प्रोजेक्ट का, तो उस हिसाब से पूरा रेशियो मेंटेन करके रखना। तो मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि कई लोग जैसे गेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद ऐसा हो जाता है कि गेट प्रिपेयर कर लिया, मार्च में रिजल्ट आ जाता है, फिर चिल मारता है, क्योंकि आइडिया नहीं होता एमटेक में क्या आने वाला है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि मतलब कितना हैक्टिक होता है और क्या क्या चीज़ें कर सकता है कोई इंसान इस बीच में? अगर आपका गोल फिक्स है कि आपको सीरियस में आना है या तो आपको IT सेक्टर में स्विच करना है, तो अभी ऐसा कि कोडिंग तो मस्ट हो गया, कोडिंग बेसिक कोडिंग तो आपको आना ही चाहिए। तो वो 3-4 महीना अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लेते हो कोडिंग सीखने के लिए, तो बहुत बेनिफिट करता है आपको यहाँ आने के बाद। क्योंकि मैंने बहुत बच्चे देखे जो वही सेम टाइम पे कुछ करते नहीं उस टाइम पे, फिर यहाँ पे जब एक्सट्रीम कोडिंग वगैरह आ जाता है एकदम से, तो फिर उनको बहुत टेंशन होने लगता है, हेक्टिक करने लगता है, तो प्रेशर आ जाता है। तो वही अगर आप वो 3-4 महीना प्रॉपर यूटिलाइज कर लेते हैं, तो फिर थोड़ा यहाँ पे आपके लिए ईजी रह जाता है सर्वाइव करना। हाँ, आई थिंक यही चीज़ है कि इन जो 3-4 महीने होते हैं, इसमें आपको क्योंकि पहले आइडिया रहता है आप क्या करने वाले हैं एमटेक में, कौन कौन से कॉलेजेस है जहाँ आप जा सकते हैं, तो वहाँ से पूछताछ कर ले कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स है, थोड़ा एडवांस में प्रिपेयर कर ले। क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट थे? मैंने 5 लिए थे फर्स्ट सेमेस्टर। 5 मेरे 4 थे, 4 ही बहुत हेक्टिक हो जाते हैं। तो असाइनमेंट वगैरह का लोड्स भी बहुत रहता है स्टार्ट के में, वीकली असाइनमेंट्स आ जाते हैं, डेडलाइंस वगैरह एग्जाम से कोलाइड करती है, तो वो सब मैनेज करना बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहता है। तो फर्स्ट ईयर तो काफी हेक्टिक जाता है ऐसे के अंदर, वो तो और क्योंकि यहाँ प्लेजरिज्म भी रियल डील है, मतलब तो ऐसा नहीं होता कि जैसे बीटेक में होता था हमारे साथ कि असाइनमेंट एक ने कर दिया, पूरा क्लास वही कॉपी कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। ऊपर से फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम सब ऑनलाइन थे, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में तो एटलीस्ट तुम कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो कि कैसे करना है, वो सब चीजें। फर्स्ट सेमेस्टर में चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, ऑनलाइन था पूरा तो ठीक है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आपको कोई डिसएडवांटेज लगा नॉन सीएस ब्रांच से होने का? सो पर्टिकुलरली मेरी बात करो तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बट इन जनरल आप ओपिनियन ले तो वही जो कोडिंग का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रहता है, तो उसके वजह से थोड़ा डिफरेंस मेंटेन हो जाता है यहाँ पे नॉन सीएस के होने के कारण आपको, कि लैंग्वेज वगैरह में प्रॉब्लम आ जाता है। एक का तो सब्जेक्ट आता है हमारे यहाँ स्केलेबल सिस्टम्स वगैरह, इसमें बेसिक DSA वगैरह पढ़ाते हैं, तो उसमें थोड़े नॉन सीएस वाले थोड़े उनको लगता है थोड़ा हार्ड लगता है ये 2-3 सब्जेक्ट। तो बाकी मेनली आफ्टर 1 ईयर देखो तो ऑलमोस्ट सब सेम लेवल पर है। तो आपको जो डिफिकल्टी लगी वो मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर तक लगेगा। बाकी तो मैथ्स यहाँ पे एकदम हेक्टिक रहता है, एकदम हेवी मैथ्स रहता है, पूरा मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटीज, तो वो तो फिर सबके लिए सेम रहता है। हाँ भाई, इवन मैं सीएस से हूँ, CSA में ही हूँ, मुझे खुद इतना हेक्टिक लगा है, तो मतलब आई डोंट थिंक इट मेक यू नो लार्ज डिफरेंस बिटवीन नॉन सीएस एंड सीएस। ओके, सो ओके, क्योंकि अभी आप सीएस के ऑलमोस्ट एंड सेमेस्टर है हमारा, तो इफ यू कैन टेल अस अबाउट योर CGPA, क्योंकि जो नॉन सीएस के उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो 8.3 CGPA है हमारा इंटरनली, और ऐसा नहीं है यहाँ पे
जो टॉपर्स बच्चे देखोगे वो सारे नॉन सीएस बैकग्राउंड से, हाँ so which is सीडीएस में नॉन सीएस से हाँ टॉपर्स है, टॉपर्स है, तो दिस इज समथिंग टू बी हाँ। नोटेड। तो ऐसा नहीं, हाँ। सर्वाइव कर सकते हो आप। सो यस, मेरा अगला क्वेश्चन वही था कि क्योंकि बहुत से नॉन सीएस बच्चों को सेल्फ डाउट हो सकता है ना कि इतना बड़ा ट्रांजिशन कर रहे हो और ऐसा लगता है कि कंप्लीट आपको सीएस के बच्चों से करना है, तो वो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन हो जाती है एमटेक या एमटेक में, क्योंकि रिज्यूमे किसी का बना नहीं होगा पहले से, तो कैसे कैसे सारी चीजें होती है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी वो सब देखना है। तो आपका अगर गोल फिक्स है, आपको अगर मशीन लर्निंग साइड जाना है या तो आपको सिस्टम साइड जाना है, तो आप प्रोजेक्ट अपने उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, आपका प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन पूरा हिसाब से लिखिए और प्रिपेयर भी उसी हिसाब से कीजिए, क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यू मेनली चलेगा वो पूरा आपके रिज्यूमे के ऊपर ही चलेगा। तो मेक श्योर जो भी आप डाल रहे हो रिज्यूमे के अंदर वो आपका एकदम थ्रू होना चाहिए सिस्टम, बस और कुछ नहीं। तो जो जो आपने कोर्सेज लिए थे क्या उनसे आपके प्रोजेक्ट्स बने मतलब थ्रू आउट योर सेमेस्टर? हाँ, मैंने 2 प्रोजेक्ट्स थे ऐसे जो कि मैंने एकेडमिक से लिए थे, बाकी 3 मैंने समर गैप जो मिला था मेरा उसमें प्रिपेयर किया था, तो वो डाले थे। टोटल 5 सब्जेक्ट था, तो ऐसा नहीं है कि मेरा मैकेनिकल था तो मेरा बैकग्राउंड कोई मैच नहीं करता तो वो रिज्यूमे नहीं बनता अपना, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर रिज्यूमे आराम से बन जाता है, तो 4 से 5 प्रोजेक्ट डाल दीजिए, बाकी थोड़े असाइनमेंट्स वगैरह आपके जो होते हैं वो मिनी प्रोजेक्ट्स में डाल दीजिए, तो बढ़िया बन जाता है। तो जैसे आप कुछ आइडिया देंगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने मेंशन करे थे? हाँ, मैंने एकेडमिक्स से देखो तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने किया था लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन का, उसमें योलो होता है अपना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, तो योलो का यूज़ किया था, प्लस मशीन लर्निंग मॉडल्स लगाए थे मैंने नंबर्स डिटेक्ट करने के लिए। और एक सेकंड प्रोजेक्ट था एकेडमिक का जो कि मेडिकल रिलेटेड था मेरा, ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन, तो उसके अंदर यूनेट रेजनेट वगैरह सब यूज़ होता है अपना, जो सेगमेंटेशन टास्क के लिए यूज़ होता है एमआरआई मॉडलिटीज़ के लिए। और बाकी जो मैंने खुद से प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया था उसमें था मशीन ट्रांसलेशन, तो उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेशन था मेनली, इंग्लिश टू हिंदी था मेरा, तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर यूज़ हुआ था जो कि आप अभी रिसेंटली देखा होगा चैट जीपीटी में भी यूज़ होता है। और दूसरा एक था स्पैम क्लासीफायर था मेरा, उसके अंदर सारे क्लासिक मशीन लर्निंग मॉडल्स लगाए थे मैंने कि मेल को क्लासीफाई करते स्पैम और नॉन स्पैम के अंदर। और हाँ, ये सब मैंने थे बेसिक मेन प्रोजेक्ट्स थे जो। तो आपने एंटायरली डेटा साइंस के रोल के लिए प्रिपेयर Yes. करा था, तो कुछ रिसोर्सेज अगर आपको मेंशन करने हो, अगर आने वाले बच्चों को प्रिपेयर करना हो तो प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह पढ़ने के लिए आप MITs के वीडियोस फॉलो कर सकते हो, फिर डीप लर्निंग वगैरह आपको प्रिपेयर करना है प्रॉपर तो बहुत सारे मिल जाएंगे। हमने मितेश खापरा के लेक्चर्स है यूट्यूब पे वो फॉलो किए थे। बाकी क्लासिकल मशीन लर्निंग के लिए PRNN के सब्जेक्ट्स अवेलेबल है अपने NPTEL के प्रोफेसर शास्त्री सर के, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट्स के लिए तो बस आप गूगल पे देखिए, बहुत सारे मिल जाएंगे प्रोजेक्ट जो भी आपके फील्ड में आते हो वो फॉलो कीजिए। ओके, तो फाइनली मैं पूछना चाहती हूँ आपका प्लेसमेंट का हुआ और आपका बेस सैलरी कितना है? सो प्लेसमेंट मेरा यहाँ पे स्ट्रैंड लाइफ साइंस कंपनी है उनके हुआ, तो अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड कंपनी है जो कि उनके को फाउंडर्स यहाँ के प्रोफेसर ही है IISc के, तो IISc का एक ही स्टार्टअप है, तो इट्स अ गुड कंपनी और मेरा बेस यहाँ पे 18 है। ओके, तो या और मेरा अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, फुल वर्क फ्रॉम होम मॉडल। हाँ। फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। वर्क फ्रॉम होम Yeah. जो सबको यही चाहिए। Yes. हमारे साथ कई बच्चे थे जिन्हें अपनी प्रेफरेंस इस हिसाब से बनाई थी कि वर्क फ्रॉम होम है तो हाँ। फर्स्ट प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा था बैंगलोर के अंदर जॉब चाहिए, हाँ। ये तो वर्क फ्रॉम मिल गया गुड, वरना तो बैंगलोर में जॉब चाहिए था बस। ओके, सो जैसे हमारे CSA में ऐसा होता है कि आपको आपके सेकंड सेमेस्टर के एंड तक लैब्स असाइन हो जाती है, तो आपको कौन सी लैब असाइन हुई है, आपका प्रोजेक्ट वर्क क्या चल रहा है और क्या आप सिनेरियो कैसे? सो मैं अभी यहाँ पे मेडिकल इमेजिंग ग्रुप में हूँ जो फाइनल रिसर्च के अंडर में आता है। सो हमारा मेन काम होता है कि मेडिकल इमेजिंग पे काम करना, डिफरेंट कंप्यूटेशनल मेथड्स होती है सारी, तो उसको अप्लाई करते हैं मेडिकल इमेजिंग के ऊपर। फिर सेगमेंटेशन टास्क होते हैं, फिर इमेज रिकंस्ट्रक्शन होता है जो CT बनती है मशीन के अंदर, तो उसके जो कंप्यूटेशन मॉडल्स होते हैं वो कैसे बना सकते हो आप, इम्प्रूव कर सकते हो कि लेस रेडिएशन से आप प्रॉपर इमेज जनरेट कर दो CT में, और CT टू MRI ट्रांसफॉर्म होता है पूरा, तो वो सब भी उस टाइप के पूरे एरिया में काम होता है। ओके, तो ये लैब कौन सी है, सॉरी आपको कैसे मिली मतलब लैब? सो हाँ, मैं यहाँ पे MIG में एनरोल होने के लिए आपको मुझे यहाँ पे फेलोशिप मिला था GA हेल्थ केयर करके, तो उसी के थ्रू मुझे लेवल साइन हुआ था, और उस फेलोशिप के अंदर इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड था, तो समर इंटर्नशिप भी मेरा इसी के थ्रू हो गया था, GA हेल्थ केयर के अंदर ही हुआ था। ओके, सो इस फेलोशिप में मतलब क्या आपकी स्टाइपेंड कितनी है? 25K मिलता है पर मंथ अलाउंसेस, तो आपको MHRD का फिर नहीं मिलेगा। ओके, 12K cool. ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि अभी हमारा फाइनल सेमेस्टर है, आपका भी कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, हमारे भी कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट वर्क कितना हेक्टिक होता है? सो ये भी एक मेनली डिपेंड करता है आप कौन सी लैब में एनरोल किए हो मेनली,
फिर हाँ, लोड तो रहता ही है। देखो फाइनल अभी हमारे जैसे प्रेजेंटेशन का है तो डेली आपको 3 से 4 घंटा तो देना ही पड़ेगा, और वीकली मीटिंग्स होती है प्रोफेसर्स के साथ, वो भी गाइड करते हैं आपको। तो हाँ, हेक्टिक तो रहता है, बट उतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि आप प्लेस हो गए, आपके सारे प्रोजेक्ट्स खत्म, आपने सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो गए, क्रेडिट्स ऑलमोस्ट ओवर है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट का टेंशन है। तो हाँ, टेंशन थोड़ा कम होता है सेकंड ईयर में कंपेयर टू फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर। तो इवन इवन हमारे प्रोफेसर ऐसे थे कि क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में हम सब कहते थे सर प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट की हाँ। प्रिपरेशन करनी है, सर कहते थे ठीक है टेक योर टाइम प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करो। सर कहते थे पर प्लेसमेंट के बाद बच्चों का मोटिवेशन चला जाता है प्रोजेक्ट पे काम करने का। तो हाँ, ओके। तो फाइनली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आईआईएससी में हमको 1.5 साल हो गया, तो आप क्या लर्निंग्स लेके जाओगे यहाँ से आईआईएससी से? सो आईआईएससी में आने के बाद जितनी मेहनत मैंने गेट में नहीं की होगी उतनी शायद मेरी यहाँ फर्स्ट ईयर में ही हो गई थी। तो हाँ, मेहनत बहुत लगेगी यहाँ पे, हेक्टिक वर्क रहेगा आपका, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, डेडलाइंस कवर करना होगा तो आपका टाइम टेबल भी उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा। फिर वर्कलोड भी बहुत रहेगा, कहीं कहीं दिन आपको लैब में रुकना पड़ेगा, रात पूरी रात निकालनी पड़ेगी, तो ऐसे भी दिन आते हैं, सबकी लैब में होते होंगे ऐसे दिन तो हाँ, ये सब पॉजिटिव थिंग्स हैं जो कि आईआईएससी से सीख के जाएंगे। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी हाँ। निकालना। वही आप कैसे लेते हो इन सब सिचुएशन को। Okay, so I think this interview went well. Yeah. हमें बहुत सारी बातें पता चली करण के बारे में और उनका पूरा एक्सपीरियंस, कैसे उन्होंने मैकेनिकल से सीएस में ट्रांसफर लिया, क्यों लिया, और बाकी यहाँ सीडीएस में उन्होंने क्या क्या सीखा। तो आई थिंक आई होप किसी को इस वीडियो से मदद मिले। या थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।